परिवारवाद पे एक आरोप लगा है पीएससी के चेयरमैन के ऊपर और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग के ऊपर। ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए ऐसा लगता है, खास करके युवाओं के जो मुद्दे हैं उसमें वादे पूरे नहीं हुए। मैनिफेस्टो प्रीवियस इसके पहले वाला था, उसमें 2500 का जो भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता, उसकी बात हुई थी। अंधेर नगरी चौपट राजा भी भाई ने बोला ना, तो हमारा राजा पूरा चौपट हो गया है। कर पाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है जिसको लाया ही नहीं गया। नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में। आज हम चाय के साथ, कॉफी के साथ चर्चा कर रहे हैं ऐसे छात्रों से जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है मौजूदा सरकार में। चुनाव के समय ऐसे लोग जो ये पीएससी या एसआई या किसी भी तरह के सरकारी नौकरी के लिए संघर्षरत हैं, आखिरकार ये क्या सोचते हैं, और इस चुनावी समीकरण में आखिरकार वो जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं या फिर खाली वक्त में रहते हैं, तो क्या सोचते हैं देश के पॉलिटिक्स के बारे में, प्रदेश के पॉलिटिक्स के बारे में, और अपने भविष्य को लेकर जो इनकी चिंताएं हैं वो किस तरह से हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ही करते हैं, भाई साहब, अपने बारे में जरा बताएं, और ये जो चाय पे चर्चाएं चलती हैं आप लोगों के बीच, किस तरह की होती हैं? जनरली हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और मेनली पीएससी एसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हम लोग। तो जब पीएससी में जब से इस तरह के मुद्दे पिछले 2 साल से ज़्यादा हावी हुए हैं, जब से परिवारवाद का एक आरोप लगा है पीएससी के चेयरमैन के ऊपर और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता लोग के ऊपर। दूसरी बात, जो 2022 में आंसर कॉपी चेक करने को लेकर के जो धांधली हुई और जो साफ साफ दिखता है, उसके बाद से चर्चा पूरे आप देखेंगे जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वहाँ पूरे गलियारों में बस यही चर्चा होती है जब चाय पे बैठते हैं हम लोग कि भाई अभी चुनाव होने वाले हैं, एक छात्र क्या सोचता है, ये उचित समय होगा सही नेतृत्व चुनने का ताकि इस तरह की गड़बड़ियां भविष्य में ना हो? बिल्कुल, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है कि हम अपने नेतृत्व को, ऐसे नेतृत्व चुने जो हमारे भविष्य को बेहतर कर सके। इसीलिए भविष्य की बेहतरी के बारे में बात करें तो छात्रों के पास ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है, वही घिसे पिटे चेहरे होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और वही पार्टी का एजेंडा होता है। क्या लगता है कि ऑप्शन कम है, इधर यूथ जो है वो कंफ्यूज है? जी बिल्कुल, ऑप्शन कम होता है। जैसे अंधेर में क्या बोलते हैं, मतलब अंधों में काना राजा के हिसाब से हम लोग को ऑप्शन मिला हुआ है। हम इसी में से कुछ जो कम गलत है उसको मतलब हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मजबूरी है आपकी? हाँ, मजबूरी हो चुकी है, कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ मिलता नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ सिर्फ 2 पार्टी का अभी जो भी है बोलबाला है। कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है। हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है। उसके हिसाब से जो हमको उचित लगेगा, जो हमारे जो स्टूडेंट के हित में होगा और जो हमारे घर के हित में होगा, हम उनको वोट देने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे लिए बेहतर, हमारे लिए भविष्य का जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जिनके घोषणा पत्र में कुछ अच्छा होगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। घोषणा पत्र की बात कर दी भाई साहब ने। मौजूदा सरकार जब सरकार में आई थी तब उसने घोषणा पत्र की बात की थी, 36 वादे किए थे। क्या लग रहा है कि उनमें से कितने पूरे हो गए घोषणा पत्र के? मुझे तो ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए ऐसा लगता है, खास करके युवाओं के जो मुद्दे हैं उसमें वादे पूरे नहीं हुए हैं मेरे हिसाब से। जहाँ तक मैंने देखा है, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, जब से ये नई सरकार कांग्रेस 2018 से आई है, तब से लेकर युवाओं के साथ पूरा डिजास्टर रहा है ये 5 वर्ष। क्योंकि ये वादा खिलाफी जो है और युवाओं के साथ जो ये भयानक जो चीजें हो रही हैं उनके भविष्य के साथ, इसका हिसाब कैसे लेना चाहोगे? सर, हिसाब तो लेने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस समय, क्योंकि अभी देखिए हिसाब किताब तब होता है जब गवर्नमेंट, अभी देखिए लास्ट का टाइम आ गया गवर्नमेंट का। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मुझे गवर्नमेंट के सामने ये बात रखना चाहिए, ये पक्ष रखना चाहिए कि क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि यही समय है कि मैं उनको वो चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत आपके माध्यम से प्रेशराइज कर सकता हूँ। हो सकता है इलेक्शन मैनिफेस्टो दोनों ही पार्टियों की, जो यहाँ की मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने जारी नहीं किए हैं। वादे तो करते हैं लेकिन पूरे भी नहीं करते, आपका पड़ोसी बता रहा है कि पूरे नहीं करते। सर, सिर्फ युवाओं के दृष्टिकोण से बात करूं तो यहाँ पे 2500 जो यहाँ पे मैनिफेस्टो प्रीवियस इसके पहले वाला था, उसमें 2500 का जो भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता, उसकी बात हुई थी। लेकिन उस समय ये नहीं बताया गया था कि उसमें इतने सारे क्लॉज जोड़ दी जाएंगे कि आपके पास आपकी पूरे पारिवारिक आय इतनी होनी चाहिए, या फिर दुनिया भर के जो बहुत से क्लॉज जोड़े गए, उस समय ये नहीं बताया गया। तो बिल्कुल एक प्रकार से वो गलत किया गया। लेकिन सर, एक युवा होने के नाते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ बाकी साथी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको उस बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा आप हमको मौके दें, यानी कि जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके लिए हमारे लिए एक जेन्युइन मौके लाए, और उन मौक़ों में भी ऐसा कि सब कुछ निष्पक्ष रूप से हो, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ गड़बड़ी की बो है, ये हम नहीं चाहते हैं। ये मौजूदा सरकार है, इसके ऊपर तो एलिगेंस लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो पिछले 15 साल से सरकार रही है, यूथ भी उसका एक हिस्सा रहता है। काहे बगाहे उनके कार्यक्रमों में भी वही यूथ दिखते हैं।
क्या लग रहा है कि पिछले सरकार ने भी ठीक तरीके से अपने वादों को पूरा नहीं किया, अब उनके पास मौका होगा कि वो जो कहें वो कर दे? शासक और प्रशासक ये ना नियम कई हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो जैसे शासक होते हैं वैसे प्रशासक होते हैं। यदि 15 साल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कहीं ना कहीं उनकी शासन व्यवस्था अच्छी थी, तो प्रशासन व्यवस्था धरातल पे अच्छी होती थी। जनता ने उनको बार बार रोटेशन दिया, उनको 15 साल मौका दिया। कहीं पे खराब हुई होगी शासक की नीति, तो प्रशासक ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, तो जनता ने पूरा मूड बदल के नई सरकार को लाया। एक बार फिर से चुनाव है, अब उनके पास एक और ऑप्शन है कि एक बार वापस सरकार में बना लें। क्या लग रहा है मैनिफेस्टो में उनके युवाओं की नौकरी रहेगी? अंधेर नगरी चौपट राजा भी भाई ने बोला ना, तो हमारा राजा पूरा चौपट हो गया है और नगरी अंधेर में फंसी हुई है। मतलब जैसे मैं बोला ना, भ्रष्ट शासक है मुख्यमंत्री हमारा और भ्रष्ट प्रशासक है। तो मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके पूरे छत्तीसगढ़ में कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है। वो एक एजेंडे के तहत सौर मंडल जो उनका बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ अपना सिस्टम चला रहा है। वो एकदम युवा हितार्थ को लेके कोई भी एक अच्छी नीति बता दे, छत्तीसगढ़ में एक नीति बता दे जिसमें युवाओं का आर्थिक विकास निश्चित हुआ हो। तो ग्रामीणों के लिए काफी काम किया, बोले सरकार में वापस आना है तो किसानों को हम एक बार फिर से कर्ज माफी दे देंगे, बोनस दे देंगे। आप भी किसान के बेटे होगे शायद। वैसे तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट का लड़का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे भी गांव में खेत खार जो भी है वहीं से है। तो ऐसा है कि कहा तो जाता है कि ऐसा सब कुछ होता है धरातल में ग्रामीण के लिए करके, और जो कांग्रेस सरकार जो अभी है वो ग्रामीणों को ही ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि खेत किसान उनको वोट बैंक को देख रही है। बट जो जैसे हम स्टूडेंट हैं उनको फोकस नहीं किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान अभी छात्र को ही हो रहा है, क्योंकि हम इतने साल से यहाँ पे लगे हुए हैं पढ़ाई पे, लेकिन वैकेंसी देगी तब ना कुछ कर पाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है जिसको लाया ही नहीं गया। कई सालों से कहा गया कि ये वैकेंसी आएगी, आ रही है, बट ये आया ही नहीं। तो उस चीज़ से हमको बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। तो ऐसा है कि सिर्फ ग्रामीणों को ज़्यादा ही मुद्दा बनाया गया है, उनको वोट बैंक के लिए। तो अभी चुनावी मुद्दा है, तो हम जैसे छात्र हैं तो चुनाव में हम भी ऐसा है कि वो बात को पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे छात्र को भी ध्यान दिया जाए, रोजगार के लिए कुछ किया जाए, ये रहेगा। पिछली बार हमने देखा कि जब बात पीएससी की हो या किसी भर्ती परीक्षा की हो तो छात्र थोड़ा डरा हुआ होता है, बोलता है कि मेरे चेहरे मत दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से प्रतिशोध ले लिया जाए किसी तरीके से। ये डर का माहौल क्यों बना? जी सर, पिछले बार लोक सेवा आयोग ने ऐसे छात्रों के लिए सूची जारी कर दिया था जो एग्जाम ना दे पाए, इसलिए छात्र चाहते हैं कि मतलब खौफ बना हुआ है छात्रों पर। लेकिन अब तो आपने चेहरा दिखा दिया, आपको खौफ नहीं है? मुझे भी है सर, क्योंकि पिछले बार भी हुआ था, लेकिन क्या करें, 5 साल हो गए ऐसा तैसा तैयारी करते हुए। हमें भी मतलब जीना मरने का अधिकार छीने जा रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तो। बात अगर जीने मरने की आ जाती है, क्या लग रहा है कि ऐसे लड़के को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और खुदा न खास्ता उसको नौकरी नहीं भी मिलती, अब शादी ब्याह जैसी चीजें भी प्रभावित होंगी आपकी? वो तो है, बिल्कुल सी बात है सर, क्योंकि आदमी क्या है, देखो एक लाइन पे आया हुआ है, इस लाइन पे इतने साल से लगा हुआ है। अगर उसको नौकरी चाकरी नहीं मिला तो डिमोटिवेट होके कुछ ना कुछ तो रास्ता चेंज हो सकता है वाली बात है। कहाँ तक अपन एक शिक्षित घर से हैं या फिर शिक्षित खुद हैं, लेकिन कुछ ना कुछ राह चेंज हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा सा तो कुछ तो आएगा ही, ये नकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक हो जाएगा। मैं इसी बात पे बोलना चाहता हूँ, जिस राज्य में रोजगार की की कमी होती है, रोजगार की स्पेशली, वो रोजगार की कमी तभी होती है जब सरकार की पॉलिसी स्पष्ट नहीं होती, और इससे लगभग युवा बुरे मार्ग में जाता है और सुनिश्चित होती है फिर राज्य की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की। तो युवाओं ने बताया कि क्यों वो बुरे मार्ग पे या नकारात्मकता की तरफ चले जाते हैं अगर उनकी जो डिजायर है या जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती। क्या लग रहा है कि युवा कुछ ऐसा इच्छा कर रहे हैं जो कि नैतिक तौर पे गलत है? अपने लिए नौकरी या बेहतर भविष्य चाहना जो है गलत है क्या? ये बिल्कुल नैतिक रूप से गलत क्यों हो सकता है? यदि युवा अपने नौकरी की तलाश में जॉब के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे भाई? युवा आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश में नौकरी की मांग करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ नौकरी कैसे आती है। पिछले 4 साल में नौकरी का आप देखेंगे सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। इस साल 2023 में नौकरी की ऐसी बमबारी हुई जैसे हम कोई परमाणु बम बना रहे हैं, यूरेनियम पे हम न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं। ये संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक बच्चा कौन सा एग्जाम दे दूसरा सर पे आ जाता था।
इस तरह से ये इन्होंने वैकेंसी निकाला और इसका ढिंढोरा पूरे देश भर में पीटा कि हमने वैकेंसी निकाली, जबकि वास्तविकता ये है कि कोई बच्चा किसी भी एग्जाम का ठीक से तैयारी नहीं कर पाया। मैं आपको इस सरकार, चूंकि चुनावी समर है ये, तो चुनावी समर में मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब ये पीएससी का मुद्दा 2022 का और 2021 दोनों का ठीक ठाक उछला, क्योंकि 2022 में भी धांधली हुई, तो लगातार जब 2021-2022 में धांधली हुई और जो बच्चे थे वो 19 सितंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय जो उनका आवास था वहां जाकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, आवेदन प्रस्तुत किया। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ये बार बार बोलते रहे कि मेरे पास कोई शिकायत ही नहीं आई है। आप सोच सकते हैं चुनावी मुद्दा जितना हमारे लिए उतना तो नहीं है, लेकिन आपको सरकार में वापस आना है, आपको सत्ता के लिए लड़ना है, तो आप इस तरह से झूठ बोल करके किसको क्या बताना चाहते हैं, किसको गुमराह करना चाहते हैं। चलो मान लेते हैं कि किसानों की बात होती है, किसानों को आप गुमराह कर लेते, आम आदमी को जो पढ़ा लिखा नहीं उसको गुमराह कर लेते। आप उन विद्यार्थियों, उन युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप, और साफ साफ हमारे पास वो आदेश आवेदन है कि बच्चे 19 सितंबर को उनके कार्यालय में गए थे और उसमें सील और साइन भी उनके कार्यालय का, उसके बाद भी वो लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो आप इस तरह से झूठी जो प्रतिनिधि है, जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, स्टेट के मुखिया हैं आप, और इस तरह से झूठ पे झूठ बोलेंगे, आप पे कौन भरोसा करेगा। और आप लेकिन सिर्फ सीएम तो सरकार नहीं चलाते, आपके कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं जिनको आप ही ने चुना है, उनकी क्या भूमिका है? उनकी भूमि देखिए, अब राजा प्रमुख होता है कोई भी चीज़ का, जैसे राजतंत्र में राजा प्रमुख होता था और ये इस लोकतंत्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मुखिया होता है। लेकिन बाकी का क्या इसमें भूमिका है, आप इससे समझ सकते हैं जैसे लोक सेवा आयोग का चेयरमैन है, आप उसको टॉमन सिंह सोनवानी जो इसके पूरे चेयरमैन थे, उनको उठाकर देख लीजिए, वो पहले क्या थे, उनका पोस्ट क्या था, आईएएस थे या नहीं थे। अभी जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो आईएएस है या नहीं है, इससे आपको क्या पता चलता है? आप उठाकर देखिए ना, वो आईएएस, इससे पहले क्या उनसे कांग्रेस से कोई वास्ता था, क्या बीजेपी से कोई वास्ता था उनका? यदि इस तरह से किसी पार्टी विशेष से उनका वास्ता था और उनको चेयरमैन बना दिया जा रहा है लोक सेवा आयोग को, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था की स्वायत्तता और उनकी जो पारदर्शिता पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसका मतलब साफ साफ क्या हमें प्रश्न उठा सकते हैं कि आप हमारे साथ न केवल खिलवाड़ कर रहे भविष्य के साथ, बल्कि आप संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान कर रहे हैं, नैतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। जब संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की बात आ जाती है तो आप कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। कितना सस्ता पड़ता है कोर्ट कचहरी करना, और क्या अब नौकरी पाने के प्रोसेस में कोर्ट कचहरी को भी आपने शामिल कर लिया? इसके व्यंग बनते हैं, सटायर्स बनते हैं सोशल मीडिया में। जी बिल्कुल, ये कोर्ट का सिस्टम तो एक अलग ही होता है। जैसे कोई वैकेंसी आता है तो उसमें एक राजपत्र घोषित कर दिया जाता है कि इस तरीके से होगा, पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, कुछ ऐसा कुछ रूल बनाया जाता है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आया है ना, ये राजपत्र को कोई वैल्यू नहीं रह गया है। उसमें कुछ लिखा कुछ और होता है और उसमें जो भर्ती का प्रक्रिया होता है वो मंत्री के मन के मुताबिक होता है। और फिर क्या उसमें कोर्ट कचहरी भी अब अघोषित रूप से शामिल है? जी, उसमें जो स्टेप दिखाया हुआ है उसमें हम लोग की तरफ से हम लोग को ऐसा लगता है कि कोर्ट करेंगे, पहले तो पेपर देंगे, फिर उसके बाद उसका मॉडल आंसर आएगा, फिर रोड पे उतरेंगे, फिर रोड पे डंडा खाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में भी अपने महाधिवक्ता जो अपने ही लोग होते हैं उनको भेज के हमारी बातों को गुमराह करके उसको डेट पे डेट आगे चलते जा रहा है। कोचिंग करने का पैसा तो मिल जाता है माँ बाप से, अभी कोर्ट कचहरी करने का पैसा किधर से लाओगे? कितना पैसा खर्च होता है? कोर्ट कचहरी के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, उसके लिए भी मजबूरी है। अब क्या करें, घर वालों से उसके लिए भी मांगना पड़ता है। तो पहले एक बार कोचिंग का फीस मांगो, फिर अपनी दिनचर्या के खर्चे के लिए मांगो, फिर कोर्ट कचहरी के लिए मांगो। हाँ, हर किसी के लिए मांगना पड़ता है, क्या करें, मजबूर है, युवा है हम, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं सर? दरअसल आप यहाँ पे बोल रहे थे कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, बिल्कुल किया सर। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस कॉम्पिटिटिव लाइन में जितने बच्चे आते हैं ज़्यादातर कृषक परिवार से ही आते हैं। तो सर क्या है, भले एक पिता खुद कृषि से अपना गुजारा चला रहा होगा, लेकिन अपने बच्चे को एक अधिकारी या फिर कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि हमारे सर प्रदेश में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर जॉब के बेसिस में देखें तो स्टेट में सिर्फ एक ही प्राइमरी के माध्यम है जॉब का, वो है गवर्नमेंट जॉब सर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, और उसके बाद क्या रहता है सर, अभी जो सिस्टम है तो व्यवहारिक बात है कि अगर 3 लाख लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, होगा 300 लोगों का, बाकी के लोगों के लिए तो अदर अपॉर्चुनिटी खुली रहनी चाहिए। सर स्टेट में नहीं है, बाहर में आप देखेंगे। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे साथ कई साथी आए थे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने। कुछ यहाँ रह गए, जैसे मैं रह गया, बाकी मेरे साथी मन हार के लास्ट में माइग्रेट करना पड़ता है सर। बिल्कुल कर रहे, जो पढ़े लिखे हैं वो कब तक बैठे रहे हैं सर? वो तो चलिए, हमारा पेशेंस लेवल आज हमको साथ दे रहा है, घर वाले तो अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चलिए यहाँ पे बैठे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर दूसरा ऑप्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सरकार एक योजना लागू रखी है, मनरेगा, नरवा, घुरवा, बारी, उसमें हम लोग को जॉब करने का वो देते हैं, मतलब ऑप्शन देते हैं। किसी ने तो कहा कि पकौड़े तल लो तो काम चल जाएगा। नहीं, पकौड़े तल ठीक है सर,
पकौड़े तलना एक व्यवस्था है, लेकिन ये क्या बोलते हैं सर कि मतलब हम लोग जब भी बात करते हैं कि हमारे लिए कोई वैकेंसी ला दो, तो वो बोलते हैं हमारे राज्य में 0.1% बेरोजगारी दर है, जिसके हिसाब से वो लोग को लगता है कि लगभग सब जन मतलब रोजगार में आ गए हैं। तो हम लोग जो युवा हम लोग बैठे हैं वो क्या है, हम लोग को जब भी मैं जैसे हम लोग साथी लोग मिलने जाते हैं गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय वो से, तो वो बोलते हैं कि आप लोग ओवर मिल लो, मनरेगा में काम कर लो, या कुछ ऐसा कुछ काम कर लो जिसमें रोजगार लगे। मतलब हम लोग पढ़ाई कर अपनी लेंगे। सेल्फ डिग्निटी को जो है वो ऐसा टारगेट करके उसको करते हैं। इतने कठिन समय में आप अपने लिए कैसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, कैसे किसी अच्छी लड़की का हाथ थाम पाएंगे आप? अब ये तो है कि बेरोजगार रहेंगे तो कोई अच्छी लड़की मतलब अच्छे परिवार वाले हमको देंगे ही नहीं अपनी लड़की को। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बोल बहुत सकते। दूर की बात है। अभी फिलहाल खुद को अच्छे से संभाल ले, खुद को एक जगह स्थिर कर ले, वही हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। ये भी एक चैलेंज है कि खुद को भी तो बनाना हुआ है। पहले ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप काफी डिफेंसिव हैं। मौजूदा सरकार ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार में भी युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा काफी चरम पे है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीति होती है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप फंसे हैं, क्या लग रहा है कि इस बारे में अगर बातें कम की जाएं और काम कर दिया जाए, समस्याएं हल कर दी जाएं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होएगा? सर कहीं भी मैंने बहुत सारी मैं जब से राजनीति और जब अपने पॉलिटिक्स और सब चीज़ों को मैंने देखा पढ़ा है, तो एक चीज़ समझा है कि लगभग रोजगार को देने का काम 80% कार्य सिर्फ राज्य सरकारों की होती है पूरे देश के, क्योंकि ये संघीय ढांचा है। सब संघीय ढांचा में सारी व्यवस्था राज्यों को एक सीमित अधिकार दिया गया है। जो 20% हिस्सा होता है जब बड़ी कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, चाहे रेलवे हो, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, तो वहां जो ऑफर पोस्ट ऑफिस जो एक चलन के साथ धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये बंद होते जा रही, तो वहां बेरोजगारी आना लाजमी है। लोग डाइवर्ट होते हैं दूसरी जगहों के लिए। पर सर मैं राज्य की भी बात करूंगा ना सर, यदि आप ये सरकार यदि मेरे से सलाह ले लेती ना, तो हम 5 लाख युवाओं को रोजगार दे देते। आपने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, क्यों माफ? और फिर आपने माफ करने का वादा किया, मतलब आपके कर्ज माफ करने के बाद आपने 5 साल सरकार चलाने के बाद किसान समृद्ध नहीं हुआ, तभी ने आपने कर्ज माफ किया। आप जो कर्ज माफ करने वाली पॉलिसी ला रहे हैं, आप हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज बना देते किसानों के फल सब्जी व्यापार के लिए। आपको पता होगा सर, गुजरात और महाराष्ट्र और तेलंगाना और तमिलनाडु का सबसे ज्यादा सब्जी सऊदी जाता है। क्या छत्तीसगढ़ की हमारी सब्जी, मूली भाजी, प्याज, टमाटर कुछ भी हो, हमारा हम भी सऊदी में जाके बेच सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज की बात आई तो ये तो राज्य सरकार के दीगर केंद्र सरकार के लोग भी कर सकते थे इसको। ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि कुछ जो बेसिक जो समर्थन मूल्य हैं वो तय कर दिए जाएं, कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाए। ये सेंटर की तरफ भी बजाता है बात। ये सेंट्रल, लेकिन ये राज्य सरकार को पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार देख रही है कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। क्योंकि राज्य सरकार ये सब चीज देख के ही तो आगे ही बताएगा ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और हमें क्या करने चाहिए करके। तो ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है राज्य सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। अगर ये सर्कमस्टेंसेस बना रहा, लंबे समय तक बना रहा, क्या लग रहा है कहाँ पहुंच जाएगा यूथ? पता नहीं सर, लेकिन अभी तो मतलब जॉब का कुछ दिख नहीं रहा है। लगभग 5 साल हो गए और जॉब आता है तो 2-3 साल कोर्ट केस में लग जाता है। ऐसा ऐसे करके लेट हो ही जा रहा है और कोई भी वैकेंसी बिना कोर्ट के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो वोट की राजनीति जो है छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में और उन 5 राज्यों में जहां इस समय चुनाव होने हैं, काफी ज्यादा है। युवा चाहे छत्तीसगढ़ का हो या बिलासपुर का हो या देश के किसी और कोने का, उनके लिए मूल समस्याएं वही हैं। इन चाय की चुस्कियों में कड़वाहट इसलिए है युवाओं के, क्योंकि उनके पास बेहतर भविष्य नहीं दिख रहा है। अंधकार में भविष्य के साथ आखिरकार एक युवा कैसे मीठी बातें कर सकता है और कैसे अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकता है, ये सोचने वाला विषय होगा उनके लिए जो कि पॉलिसी बनाते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक के लिए बिलासपुर।